हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ते हैं। आप लोगों का एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में स्वागत है। हमारा चैप्टर है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। क्या आज हम लोग पढ़ेंगे? फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। अच्छा, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले क्या समझेंगे, ये चेंज होता क्या है, फिजिकल या केमिकल चेंज होता क्या है। चलो एक चेंज के बारे में पहले हम लोग देखते हैं। देख रहे हो मेरे हाथ में क्या है? देयर इज अ पेपर इन माई हैंड। अब देखो बच्चे, मैं करता हूं इसको, ये देखो मैं इसको क्या किया, फाड़ दिया। अब इस पे क्या हुआ, चेंज आया, कुछ इसके शेप में साइज में कुछ चेंज आया। तो इस तरह से हम लोगों के जीवन में विभिन्न प्रकार का चेंज होते रहता है। अब मान लो कि मैं इस कागज में क्या करता हूं, लाइटर से ऐसे करके आग लगा देता हूं, फिर क्या होगा, फिर भी कुछ चेंज होगा। हो सकता है जलने के बाद हमारे हाथ में सिर्फ क्या बचे, एसेस बचे। लो जी, एक और चेंज मैंने कर दिया। देखो अब इसको क्या किया, मैं मोड़ के ए बना दिया, ए खिलौना। अब इधर इसमें भी चेंज हो रहा है ना चेंज। तो इस तरह से हम लोगों के जीवन में हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के चेंजेस होते रहते हैं। अब जो भी हमारे आसपास चेंज होता है वो दो तरह का होता है। नंबर 1 इज केमिकल चेंज एंड सेकंड 1 इज फिजिकल चेंज। और इसी की जो पूरी स्टोरी है उसको हम लाइन बाय लाइन यहाँ पे समझेंगे। चलो अब हम लोग बुक से समझते हैं एक एक लाइन करके कि इसमें क्या दिया गया है। मैं पहले स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं और अपने प्यारे बच्चों के लिए एडजस्ट कर लेता हूं। आप लोग देख रहे हैं, आप लोग खुश है ना। चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, इसको हंसते हंसते इस चैप्टर को समझेंगे। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेज इन योर सराउंडिंग्स। प्रत्येक दिन आपके आसपास क्या होता है, विभिन्न प्रकार का चेंज होता है। अभी मैं चेंज का एग्जांपल दिखाया ना आप लोगों को। कहता है दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस। ये जो चेंज है ना, इसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस क्या हो सकता है, इन्वॉल्व हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल योर मदर में आस्क यू टू डिजोल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। देखो कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए आपकी मदर आपको बोल सकती है, यहाँ कोल्ड ड्रिंक कहना उतना अच्छा नहीं रहेगा, उसके जगह पे मैं शुगर सिरप बोल सकता हूँ, शुगर सॉल्यूशन बोल सकता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए शरबत तो पिए होंगे आप लोग ना, उसमें क्या करते हैं हम लोग, शुगर को डिजोल्व करते हैं इन वाटर। आगे देखो क्या है, उसमें भी तो चेंज हो रहा है। शुगर क्या हो रहा है, वाटर में डिजोल्व हो जा रहा है, अब शुगर गायब हो गया वहां से। आगे देखो मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन अ चेंज। अब देखो जो शुगर सॉल्यूशन बनाने की जो प्रक्रिया है ना, वो एक प्रकार का क्या है, चेंज है। आगे देखिए सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज। जो दूध से दही बनाने की प्रक्रिया है ना, वो भी एक प्रकार का चेंज है। समटाइम्स मिल्क बिकम सॉर। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या होता है, दूध जो है ना खट्टा हो जाता है, और क्या होता है, वो भी एक प्रकार का चेंज है, खट्टा होना यानी खराब होना। ठीक है, सॉरिंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज ना। आगे देखो स्ट्रेच्ड रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज। अब देखो रबर को मैंने ऐसे ताना, सटाक से उसको छोड़ दिया, तो ये भी एक क्या है, एक तरह का चेंज है। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेज यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। और इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के चेंज जो हैं आप क्या कर सकते हैं, उसका एक लिस्ट बना सकते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों। इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज एंड स्टडी द नेचर ऑफ दिस चेंजेज। और ये जो पूरा चैप्टर है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार के चेंजेज के बारे में पढ़ेंगे और क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि आखिर ये चेंज हो कैसे रहा है, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल चेंज हो। आगे देखो कहते हैं ब्रॉडली दी चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स। देखो ब्रॉडली जितने भी चेंज होते हैं अराउंड अस, वी कैन डिवाइड दो चेंजेस इनटू टू पार्ट्स। नंबर 1 इज फिजिकल चेंज, नंबर 1 इज फिजिकल चेंज, यस, एंड सेकेंड 1 इज केमिकल चेंज। इज इट क्लियर? ओके, चलो देखो यहाँ पे क्या किया गया है। यहाँ पे देख रहे हो ना, एक पेपर का पीस दिया गया है, इसके बारे में अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे जो पेपर वाला है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल चेंज को अब लेते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। फिजिकल चेंजेज क्या है, क्या होते हैं फिजिकल चेंजेज। वी हैव एक्टिविटी 6.1 कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। क्या करते हैं कि एक जो पेपर है उसको सबसे पहले 4 टुकड़ों में बांट लेते हैं। बांट लिए भाई, एक हमारे पास क्या है, वी हैव 1 पेपर, और इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 4 बराबर भागों में बांट लेंगे। आगे कहता है स्क्वायर पीसेस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस, और बाद में एक इसका जो है इसको भी हम लोग कितने भागों में, 4 भागों में बांट लेते हैं। ले दीज पीसेस ऑन द फ्लोर और द टेबल सो दैट द पीसेस एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ द पेपर। और उसके बाद सबको एक साथ जोड़ करके टेबल पे इस तरह से हम लोग क्या करते हैं,
अरेंज कर देते हैं। कहता है ऑब्वियसली यू कैन नॉट ज्वाइन दिस पीसेस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस। यद्यपि हम लोग क्या है, इन सारे पीसेस को अब जो हम लोग पेपर को फाड़ दिए सारे को एक साथ जोड़ सकते हैं क्या, हम लोग उसको पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले जैसा नहीं बना सकते हैं, ठीक है। बट इज देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी जो पेपर है वो पेपर ही रहा, पेपर बदल करके कोई दूसरा चीज एसेज नहीं बना है, ठीक है, ना तो राख बना है ना ही पानी बना है। तो यहाँ पे पेपर चेंज होकर कोई दूसरी वस्तु का निर्माण नहीं कर रहा है, पेपर ही है। क्लियर है। आगे देखो एक्टिविटी 6.2, इसमें क्या बताया गया है, कलेक्ट द चॉक डस्ट। अब हम लोग जिस चॉक से लिखते हैं ना ब्लैक बोर्ड पे, कह रहा है कि उसको क्या करना है, उसके कुछ डस्ट को कलेक्ट करना है। कैसे करेंगे, चॉक को ऐसे 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 करके हम लोग फोड़ देंगे, छोटा छोटा चूरन बना देंगे, और उसके बाद उसके जो डस्ट है उनको हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। लेइंग ऑन द फ्लोर नियर द चॉक बोर्ड इन योर क्लासरूम, और क्लासरूम में क्या होता है, चॉक बोर्ड के नजदीक भी कुछ डस्ट पड़ा रहता है, उसको भी आप कलेक्ट कर सकते हो, दोनों तरीका है। आगे देखो नीचे वही बात लिखा हुआ है, एड अ लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक अ पेस्ट ना, और उसमें कुछ पानी ऐड करके हम लोग क्या करेंगे, उसका पेस्ट बनाएंगे, थिक स्लरी। रोल इट इनटू द शेप ऑफ अ पीस ऑफ चॉक, और उसके बाद उसको क्या करेंगे हम लोग, ऐसे 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 रोल करके, और कैसा शेप दे देंगे, उसको एक चॉक का शेप दे देंगे। रोल इट इनटू द शेप ऑफ पीस ऑफ चॉक, लेट इट ड्राई, और उसके बाद इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको सूखने देंगे ना, सूखने के लिए छोड़ देंगे चॉक को करने के बाद। डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट। अब देखो चूंकि हम लोग उसी को रोल करके चॉक की तरह बना दिए, तो जो पहले चॉक का चूरन बनाए थे वैसा ही तो वो चॉक फिर से हो गया ना। ठीक है, आगे देखो एक्टिविटी 6.3, इसमें क्या बताया गया है, टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। क्या करना है, कुछ आइस मतलब बर्फ जो है हम लोगों को ग्लास में लेना है, किसमें, ग्लास में लेना है। इसमें क्या लेंगे, कुछ आइस क्यूब्स लेंगे हम लोग, ठीक है, या फिर किसी टम्बलर में लेंगे। मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन, और उसके बाद उसको सूर्य के रोशनी में रख देंगे। वहां पे क्या होगा, धीरे धीरे वो पिघलना शुरू होगा। अरे बात समझ में। यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, अब आपके पास क्या होगा, ड्यू टू सनलाइट दैट विल स्टार्ट मेल्टिंग, ठीक है, और वो मेल्ट करके क्या बनाएगा, उसमें कुछ आइस क्यूब्स होंगे और साथ में क्या होगा, कुछ वाटर होगा, और ये दोनों का ये मिक्सचर होगा। नाउ प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर आइस प्लस कॉमन साल्ट। अब देखो क्या होता है, फ्रीजिंग मिक्सचर आता है मार्केट में। फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है, ये जो फ्रीजिंग मिक्सचर की यहाँ पे बात चल रही है, ये होता है आइस प्लस कॉमन साल्ट ना। इसका जो मिक्सचर होता है उसको क्या करोगे, वो जो पहले से टम्बलर में हम लोग ले करके थोड़ा सा आइस को जो पिघलाए हैं उसमें जब इसको डालोगे ना, तो फिर से क्या होगा, वो बर्फ बन जाएगा। फिर से क्या होगा, दैट विल कन्वर्ट इनटू आइस क्यूब। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन, यस इट हैज बीन ना, यह हो चुका है, तो फिर से वो क्या होगा, फिर से बर्फ बन जाएगा। आगे बताया गया है एक्टिविटी 6.4, नाउ वी हैव, इसमें देखो क्या कहता है, बॉयल सम वाटर इन कंटेनर। एक कंटेनर लेना है और उसमें हम लोगों को कुछ क्या करना है, वाटर को, पानी को बॉयल करना है। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, क्या आपको जो वाटर का सरफेस है वहां से कुछ स्टीम ऊपर जाते हुए दिख रहा है, भाप कुछ ऊपर जाते हुए दिख रहा है। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंसेस फ्रॉम द बॉइलिंग। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं आसान भाषा में समझाता हूं कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। जैसे मान लो कि हम लोगों के पास क्या है, एक इस तरह का कुछ भी है एक यूटेंसिल, और इसको क्या करेंगे, इसके नीचे हम लोग क्या किए हैं, इसके नीचे हम लोग आग जला दिए हैं। अब ये जब गर्म होगा, इसमें जो पानी है, वाटर है, दैट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्टीम, और ये ऊपर जाएगा, और इसके ऊपर से कोई एक क्या करना है हमको, फ्राइंग पैन वगैरह कुछ भी लगा देना। तो इसमें देखो क्या होगा, ये यहाँ से कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स देख सकते हैं आप आफ्टर कंडेंसेशन ना। तो यही यहाँ पे समझाने का कोशिश किया गया है। ऑब्जर्व द, अब देखो आगे देखते हैं क्या बताया गया है ना, कहता है ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पेन, और ये जो पेन था इसका भीतर वाले सरफेस को आपको ऑब्जर्व करना है। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर, यस वी कैन सी ना वाटर ड्रॉपलेट देयर, ठीक है, वहां पे हम लोग क्या देख सकते हैं, पानी की छोटी छोटी बूंदे देख सकते हैं। नाउ वी हैव एक्टिविटी 6.5. In this activity, what is given in this activity? See carefully. Caution. Before starting this activity, we read the caution. Be careful while handling a flame. जब भी आप लोग किसी आग से संबंधित काम को करें ना, फायर से संबंधित काम को करें, तो वहां पे बहुत केयरफुल रहना है हमारे बच्चे, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपका हाथ वगैरह जल सकता है। होल्ड यूज्ड हैक्सॉ ब्लेड विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स, ठीक है,
क्या करना है, हैक्सो ब्लेड होता है ना, उसको टोंग की सहायता से क्या करना है, पकड़ना है, चिमटी की सहायता से। कीप द टिप ऑफ द फेस एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव, और उसके बाद क्या करना है, उसके टिप को गैस स्टोव पे गर्म करना है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट, और कुछ देर तक हम लोग क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज, यस इट चेंज, ठीक है, वो क्या होता है, धीरे धीरे उसका टिप गर्म होकर के आग पे जब भी हम लोग कोई लोहे के चीज को गर्म करते हैं ना, तो कैसा हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है, उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। तो आप कुछ देर के बाद जब कोई भी चीज, जैसे कील एक ले लिए किसी, मान लीजिए वो, उसको क्या करते हैं हम लोग, जब आग पे गर्म करते हैं तो एकदम रेड हॉट हो जाएगा, और उसको जब आग से मतलब अलग कर देते हैं तो क्या होगा, कुछ देर के बाद उसका कलर पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो यही बात बताने की कोशिश किया गया है। डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर, यस इट गेट्स बैक ना। कहता है इन एक्टिविटीज 6.1 and 6.2 above you saw that paper and the piece of the chalk underwent changes in size। देखो जो एक्टिविटी 6.1 और 6.2 था, जिसमें क्या किया गया था, पेपर को फाड़ा गया था, और साथ में एक्टिविटी 6.2 में क्या किए थे हम लोग, चौक को फिर से चौक मतलब रिक्रिएट किए थे चौक को। तो इसमें बताया गया है अंडरवेट चेंजेज इन साइज, तो इसमें क्या होता है, साइज में चेंज आया था। इन एक्टिविटीज, अब देखो, और जो एक्टिविटी हम लोग 2-3 और पढ़े हैं उसमें क्या क्या हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इन एक्टिविटी 6.3 एंड 6.4 क्या हुआ, वाटर चेंज इट्स स्टेट, जो पानी था वो अपना क्या कर रहा है, स्टेट को चेंज कर रहा है, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम गैस टू लिक्विड। आगे कहता है इन एक्टिविटी 6.5 द हैक्सो ब्लेड चेंज्ड कलर ऑन हीटिंग। हैक्सो ब्लेड को जब हम लोग आग पे गर्म किए थे तो क्या किया था, अपना जो उसका कलर था उसको चेंज कर लिया था। आफ्टर रीडिंग दीज ऑल एक्टिविटीज वी कैन नाउ राइट डाउन द डिफिनेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के डिफिनेशन को लिख सकते हैं। देखो क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, थोड़ा सा यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसको समझते हैं। कहता है कि प्रॉपर्टीज सच ए शेप, देखो वैसे properties such as shape, size, color and state of a substance are called its physical properties। देखो कौन कौन से प्रॉपर्टीज को फिजिकल प्रॉपर्टी बोला जाएगा, सबसे पहला नंबर शेप, दूसरा साइज, तीसरा कलर एंड चौथा स्टेट। ये जो चार दिख रहे हैं ना, ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो चार एक्टिविटी हम लोग किए थे उस चारों में क्या हुआ था, शेप चेंज हुआ था, साइज चेंज हुआ था, एक का कलर चेंज हुआ था, जब हेक्सो ब्लेड को गर्म किया था तो उसका कलर चेंज हुआ था, स्टेट चेंज हुआ था, जब वाटर आइस क्यूब्स को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा धूप के रोशनी में रखते हैं तो क्या होता है, उसका स्टेट चेंज हो जाता है, दैट स्टार्ट मेल्टिंग एंड दैट कन्वर्ट्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो यहाँ पे यही चीज बताया गया है। आगे देखो कहता है a change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called physical change। अब देखो कोई भी वैसा चेंज जिसमें क्या होता है, कोई सब्सटेंस अपने उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर किसी सब्सटेंस का चेंज आता है तो उसको हम लोग फिजिकल चेंज बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? जैसे चार चेंज के बारे में भी पढ़े ना, पेपर को हम लोग फाड़ दिए तो उसमें क्या आया, उसका साइज और शेप बदल गया ना, चौक को हम लोग तोड़ दिए तो उसका क्या हो गया, साइज और शेप बदल गया। हेक्सो ब्लेड को गर्म किए तो क्या हो गया, उसका कलर चेंज हो गया। तो इस तरह की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जब इसमें कोई चेंजिंग आता है, किसमें, कौन कौन फिजिकल प्रॉपर्टी है, या तो शेप में, साइज में, कलर में या स्टेट में किसी सब्सटेंस का चेंजिंग आता है, देन दैट टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। एनी प्रॉब्लम? ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं। चलिए, अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। अब देखो क्या है, रिवर्सिबल होता है। जो फिजिकल चेंज होता है ना, जैसे चौक होता है ना, चौक को हम लोग क्या किए थे, उसका चूरन बनाए थे और उसके बाद फिर से उससे चौक बना लिए थे। तो एक बार तो चूरन बनाया और फिर उससे चौक भी बना दिए, यानी इसका मतलब है कि जो फिजिकल चेंज होता है रिवर्सिबल होता है। चलो आइस से इसको समझ सकते हैं, वाटर से। पानी है, पानी को हम लोग ठंडा करेंगे तो आइस बन जाएगा, आइस क्यूब, और फिर से उसको गर्म करेंगे तो वाटर बन जाएगा। इसका मतलब वाटर से आइस क्यूब बन सकता है और आइस क्यूब से फिर वाटर बन सकता है। तो ये रिवर्सिबल चेंज इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक से अगर दूसरा चीज बन रहा है तो दूसरा से पहला चीज भी बन जाएगा। आगे देखो, इन सच ए चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और देखो जो फिजिकल चेंज होता है ना, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। अगर एक पेपर है, उसको हम लोग फाड़ेंगे तो पेपर ही रहेगा, उससे कोई दूसरा चीज नहीं बनेगा। अगर चौक का हम लोग चूरन बना दें तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे, उसका जो नेचर होगा चौक की तरह होगा, कोई यहाँ पे नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। लेट अस नाउ कंसिडर द अदर काइंड ऑफ द चेंज। चलो अब कुछ दूसरे काइंड्स के बारे में पढ़ते हैं चेंज का, दैट इज केमिकल
चेंज, उसका क्या नाम है? अभी हम लोग बात किए थे ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, नंबर वन इज फिजिकल चेंज एंड सेकंड वन इज केमिकल चेंज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट केमिकल चेंज। चलो इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, बोर्ड को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि मेरे प्यारे बच्चे को दिख सके। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट केमिकल चेंजेस, व्हाट इज दिस। चलो अब यहां से शुरू करते हैं। अ चेंज with which you are quite familiar is the rusting of iron। देखो सब जितने भी बच्चे हैं ना हमारे प्यारे बच्चे, वो एक चीज तो जरूर देखे होंगे, क्या? आयरन में जंग लगना। जो होता है ना, लोहा का छड़ होता है, सरिया होता है, या फिर लोहा का कोई भी सामान होता है, उसमें क्या होता है, रस्ट लग जाता है, रस्टिंग उसका होता है। ठीक है, इससे सब कोई परिचित है, चाहे कोई भी मेरा प्यारा बच्चा हो उसको ये जरूर पता होगा। ठीक है, भूरे कलर का जो एक लेयर आ जाता है लोहा के ऊपर, उसको हम लोग कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बोला जाता है? रस्टिंग ऑफ आयरन। इफ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम, जब आप क्या करते हैं, किसी लोहे के टुकड़े को कहीं बाहर में खुले में छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, तो उस पर क्या होता है, ओपन में जब छोड़ते हैं तो कुछ समय के बाद इट अक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंसेस। तो इसके ऊपर क्या होता है, ब्राउन कलर की एक सब्सटेंस का क्या चढ़ जाता है, एक कोट चढ़ जाता है उसके ऊपर से। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट। और ये जो ब्राउन कलर का सब्सटेंस उसके ऊपर है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रस्ट। आगे बताया गया है एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। और ये जो ब्राउन कलर के सब्सटेंस का जो कोटिंग चढ़ने का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड रस्टिंग। यहां से यहां तक क्लियर है? तो रस्ट और रस्टिंग आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आगे चलते हैं। कहता है फिगर 6.2 में आपको रस्टिंग दिखाया गया, मैं अभी चलूंगा वहां पे तो आपको दिखाऊंगा। आगे देखिए, आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स अवर farmland, iron benches kept in lawns and gardens, almost every article of iron kept in the open gets rusted। आयरन का कोई भी सामान, मतलब लोहे का कोई भी सामान को आप बाहर खुले में छोड़ दीजिएगा ना, अगर उस पर पेंट नहीं किया हुआ है तो कुछ समय के बाद उसमें क्या हो जाएगा, रस्टिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और उस पर रस्ट लग जाएगा। ठीक है, एट होम यू मस्ट हैव सीन shovels and spades getting rusted when exposed to the air। आपके घर में भी जो यूटेंसिल्स होंगे, लाइक क्या उसमें बोला गया है, सोवेल एंड स्पेड्स, इसमें क्या हो सकता है, रस्ट लग सकता है। आगे चलो देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो, देयर आर लॉट्स ऑफ मटेरियल्स इन द ओपन स्पेस विच इज गेटिंग रस्ट। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे क्या है, रस्ट लगा हुआ है ना। आप लोग के घर में भी खिड़की वगैरह अगर लोहे का होगा या कोई सामान, तो उस पर आप रस्ट लगने की प्रक्रिया को देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे अपने स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। एटमोस्फेयर फॉर सम टाइम, देखो in the kitchen a wet iron pan तवा often gets rusted if left in that state for some time। जो तवा होता है ना जिसमें मम्मी आपकी रोटी बनाती हैं, उसमें क्या होता है, आफ्टर वॉशिंग द तवा if she keeps it aside, अगर उसको कहीं पे रख देती हैं तो आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंस, इट गेट्स रस्टेड ना, तो उस पर क्या लगता है, ऊपर से रस्ट आ जाता है। आगे देखो, इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपोजिटेड। वो जो रस्ट होता है ना, रस्ट जो लोहा है, लोहा से अलग चीज है। रस्ट क्या है, अलग चीज है, और लोहा अलग चीज है, आयरन अलग चीज है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, रस्ट इज अनदर थिंग एंड आयरन इज एंड अ डिफरेंट थिंग। चलो आगे देखते हैं। लेट अस कंसीडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। चलो कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं जहां पे क्या हो रहा है, नए नए तरह की चीजों का फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ वी हैव एक्टिविटी 6.6 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। अब देखो पहले ही बता दिया है कि आप लोग इसको ट्रायल नहीं लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको किससे ट्रायल लेना है, टीचर करेंगे। तो मैं टीचर हूं, मैं देखता हूं क्या दिया है, कॉशन है। इट इज डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। देखो मैग्नीशियम रिबन का बार बार चर्चा आया है क्लास 8 में। मैग्नीशियम का जो रिबन होता है, पट्टी छोटा सा, उसको जब हम लोग जलाते हैं तो व्हाइट फ्लेम के साथ वो जलता है। ठीक है, जो व्हाइट फ्लेम होता है उसको बहुत देर तक हम लोगों को लगातार नहीं देखना चाहिए, उससे हमारे आंख को क्या हो सकती है, हानि हो सकती है। इसलिए टीचर को बच्चे को पहले ही क्या कर देना चाहिए, सावधान कर देना चाहिए। बी केयरफुल हैंडलिंग द मैग्नीशियम रिबन ना। अब चलो हम लोग करते हैं इसको। गेट अ स्मॉल पीस ऑफ अ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ द मैग्नीशियम। चलो हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा मैग्नीशियम क्या करते हैं, स्ट्रिप ले लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, क्लीन इट्स टिप विथ सैंड पेपर। और जो सैंड पेपर होता है, बालू पेपर जो होता है, उसके माध्यम से उसको रगड़ के उसको पहले क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं। ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम। और उसके बाद उसका जो टिप है उसको मोमबत्ती के फ्लेम के सामने लाते हैं, तो क्या होगा, इट बर्न्स विथ अ ब्रिलियंट वाइट
अब देखो ब्रिलियंट व्हाइट फ्लेम के साथ ये जलना शुरू करेगा। व्हेन इट इज कंप्लीटली बर्न्ड इट लिव्स बिहाइंड अ पाउडरी एश। और जब कोई भी चीज जलता है तो उसके पीछे क्या बचता है? एश बचता है, मतलब राख बच जाता है ना। तो इसके पीछे भी क्या बचता है? पाउडरी एश बचता है, व्हाइट कलर का, मतलब क्रीमी व्हाइट कलर का पाउडर जैसा सब्सटेंस बचता है। जब तुम लोग लकड़ी जलाते हो तो लकड़ी के पीछे राख बचता है ना, कागज जलाते हैं तो कागज पीछे एश बचता है ना। इसी तरह से जब मैग्नीशियम को जलाते हैं तो व्हाइट कलर का पाउडर बचता है जिसको हम लोग पाउडरी एश बोलते हैं। डज द एश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन? नो, इट डज नॉट लुक लाइक अ मैग्नीशियम रिबन। कहता है कि द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अभी जो मैग्नीशियम का क्या किया हम लोग? दहन किए, मतलब मैग्नीशियम को जो जलाया हम लोग, तो उसमें जो केमिकल चेंज हुआ उसके लिए क्या लिखा गया है? यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा गया है। उस इक्वेशन को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। व्हाट इज रिटन हियर? दिस इज मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम इज रिप्रेजेंटेड बाय Mg, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है प्लस ऑक्सीजन, चूंकि मैग्नीशियम हवा की उपस्थिति में चल रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ऑक्सीजन हियर ना। हवा, जब दहन चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग, कंबसन चैप्टर, कंबसन एंड फ्लेम पढ़ेंगे, तो वहां पे आप लोगों को ये पता होगा अच्छे से। आगे चलो हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? ऑक्सीजन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बी रिप्रेजेंट ऑक्सीजन बाय व्हाट? O2 एंड बी रिप्रेजेंट सोडियम, बी रिप्रेजेंट मैग्नीशियम बाय Mg। अब देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या करेंगे? आपस में रिएक्शन करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो क्या होगा? मैग्नीशियम जलने लगेगा। एंड आफ्टर बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम व्हाट फॉर्म्स? एसेस। और वो जो राख बचा है दैट एसेस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मतलब MgO है ना। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आगे चलो, आगे देखते हैं क्या दिया गया है तुम्हारे चैप्टर में। चलो समझते हैं। कहते हैं द इक्वेशंस हियर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन द मैथमेटिक्स। जो हम लोग मैथमेटिक्स में इक्वेशन पढ़ते हैं ना, उससे क्या है? थोड़ा अलग है। कहता है इन इक्वेशंस ऑफ दिस काइंड द एरो इंप्लाइज बिकम्स। अब इसमें देखो यहाँ पे एक एरो दिखाया गया है ना, ये इस एरो का क्या मीनिंग है भाई? इस एरो का मीनिंग है बिकम, मतलब हो जाना। मतलब क्या होता है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के कुछ हो जाता है। क्या हो जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता है। यहां तक आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। चलो आगे देखो। No attempt should be made to balance chemical equations at this stage। आपको अभी क्या है ना, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का बिल्कुल कोशिश नहीं करना है। इसके बारे में आप लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। कलेक्ट द एश एंड मिक्स इट विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। और वो जो राख बचा था ना मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद, उसको क्या करना है? कलेक्ट करके और थोड़े से पानी में, एक छोटा सा टम्बलर ग्लास में वाटर लेकर के उसमें क्या करेंगे? डिजोल्व करेंगे, घोलेंगे उसको, ठीक है। स्टेयर द मिक्सचर, एक वो सॉल्यूशन, और उसके बाद उसको अच्छी तरह से ऐसे क्या करते हैं हम लोग? घोल लेते हैं। टेस्ट द मिक्सचर विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। अब देखो लिटमस पेपर होता है, इसको एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में जो पढ़ाया हूं वहां पे जाकर के आप देखेंगे कि व्हाट इज लिटमस पेपर ना, तो उसको समझ में आपको आ जाएगा कि लिटमस क्या होता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूं। जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई विच सब्सटेंस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। तो लिटमस पेपर किससे मिलता है? लाइकेंस नाम की एक प्रजाति होती है, ठीक है। लाइकेंस से ये लिटमस पेपर तैयार किया जाता है ना। देखो अब लिटमस पेपर ये ब्लू और रेड कलर में आते हैं लिटमस पेपर। तो इससे हमको क्या करना है? जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाटर में हम लोग क्या बनाए? घोल बनाए हैं, उसको क्या करेंगे? इस लिटमस पेपर पे 1 या 2 बूंद डाल करके देखेंगे। एक्चुअली दिस सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। एक ऐसा है, एसिडिक नहीं है, बेसिक नेचर में है। चलो आगे देखते हैं, अभी इसके बारे में बताया गया है ना। चलो देखो, डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू? नो। डज क्या बोलता है? डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू? क्या यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है? यस इट डज ना। ये क्या करता है? रेड लिटमस को क्या करता है? ब्लू कर देता है। आगे देखो, डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड? नो इट डज नॉट, ठीक है। आगे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासिफाई द एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक? तो इस तरह से हम लोग टेस्ट करके बता सकते हैं कि जो कोई एक्वस सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है ना। एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर में इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। ऑन डिजॉल्विंग द एश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस। जैसे ही क्या किया जाता है, वो जो राख है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, एश जो है, उसको हम लोग किस चीज में घोलते हैं? इन वाटर। व्हेन वी डिजॉल्व दैट इन वाटर what happens? that forms a new substance that is called magnesium hydroxide। और उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से मेरे प्यारे बच्चों। देखो उसके लिए यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन दिया गया है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को किसके साथ डिजोल्व कराया जा रहा है? वाटर में, ठीक है। तो उस कंडीशन में देखो यहाँ MgO है, दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड दिस इज वाटर। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? इट इज फॉर्मिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मीन्स MgOH
2, क्या बना रहा है MgOH2। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 5 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, दैट्स व्हाई इट इज टर्निंग द रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू लिटमस पेपर ना। जो बेस होता है, बेस का यह गुण होता है कि जब उसको हम लोग ड्रॉपर के सहायता से रेड लिटमस पेपर के ऊपर 2-3 ड्रॉप गिराएंगे तो वो क्या होगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा, टर्न कर देगा, ठीक है। और जो एसिड होता है ना, एसिड का क्या प्रॉपर्टी है, इसका जस्ट उल्टा होता है, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। यहां तक बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? चलो आगे देखो, कहते हैं सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को हम लोग जब जलाते हैं तो क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस। हाउ इट इज फॉर्म, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अनदर टॉपिक, दैट इज एक्टिविटी 6.7। अब चलो थोड़ा सा एक लाइन यहाँ पे बच गया है, सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ वाटर। तो मैं नाम बता दिया हूँ। चलो अब एक्टिविटी क्या देखते हैं हम लोग, 6.7 देखते हैं। समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चे? आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं थोड़ा अपना स्पीड स्लो करके भी पढ़ाऊंगा। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, यहाँ पे टीचर को बहुत डेमोन्स्ट्रेशन करना है भाई, बच्चों को बहुत कम डेमोन्स्ट्रेशन करना है। आप लोग डेमोन्स्ट्रेट मत कीजिएगा, मेरे को ही डेमोन्स्ट्रेट करने दीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, जलने और झुलसने की संभावना यहाँ बनी रहती है। चलो आगे देखो। और मेरे क्लास 8 वाले बच्चे डेमोन्स्ट्रेशन में बहुत तेज हैं, तो वो अपने से डेमोन्स्ट्रेट करके कुछ भी दिखाने लगते हैं। नहीं करना है ना, आप देखेंगे, सिर्फ मैं दिखाऊंगा, आप देखिएगा, ठीक है। चलो देखो, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, डिजोल्व अबाउट अ टी स्पूनफुल ऑफ द कॉपर सल्फेट। क्या करना है, 1 चम्मच कॉपर सल्फेट आपको लेना है। कहाँ घुलाना है भाई, जो कॉपर सल्फेट होता है ना, थोड़ा सा यहाँ पे नाम पे ध्यान दो, व्हाट इज रिटेन हियर, डिजोल्व अबाउट अ टेबल स्पून ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट कहने का तात्पर्य है CuSO4। इसको किससे हम लोग कहते हैं, इसको CuSO4 लिखते हैं, कॉपर सल्फेट को। और कॉपर सल्फेट को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज ऑल्सो नोन बाय अनदर नेम, दैट इज ब्लू विट्रियोल। चूंकि नीला कलर का दिखता है, कैसा दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है कॉपर सल्फेट, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं, ब्लू विट्रियोल के नाम से जानते हैं। नीला थोथा, कैसा, इसका मुंह लोला नीला कलर का होता है, इसलिए इसको हम लोग कैसा कहते हैं, नीला थोथ वाला, मतलब नीला थोथा बोलते हैं ना, हंसने के लिए बोल रहे हैं, इसका नाम है नीला थोथा। आगे देखो, इन अबाउट हाफ अ कप ऑफ द वाटर इन अ ग्लास टम्बलर और अ बीकर। देखो एक ग्लास ले लेते हैं, उसमें आधा पानी रखते हैं और उसमें क्या करते हैं, 1 टेबल स्पून हम लोग यही CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट डाल करके उसको स्टेयर करते हैं, मतलब घोलते हैं किसी बीकर में। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और उसमें क्या करते हैं हम लोग, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड तुम लोग समझते हो बाबू, नहीं समझते हो? चलो हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डाइल्यूट क्या होता है और कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है। डाइल्यूट का अर्थ होता है पतला, डाइल्यूट का अर्थ होता है पतला। जैसे इसको ऐसा समझो, जैसे चीनी का शरबत है ना, चीनी का शरबत जैसे तुम्हारी मम्मी बनाती है या मेरी मम्मी बनाती है, तो चीनी का शरबत मान लो कि ऐसे बनाई और पीने में बहुत गाढ़ा लग रहा है, मतलब पीने में खूब उसमें चीनी है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको कहेंगे कि कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब बहुत गाढ़ा है। कैसा है, बहुत गाढ़ा शरबत है। तब हम लोग क्या कहते हैं मम्मी से, कहते पीने में एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें और पानी मिलाइए ना मम्मी। तो जब उसमें और पानी मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा ना, पतला चीनी, मतलब चीनी अब उसमें कम लगने लगेगा हम लोगों को, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे कि अभी डाइल्यूट हो गया है। कैसा हो गया है, डाइल्यूट हो गया। अब समझ में आ गया? तो जो कॉन्सेंट्रेटेड मतलब गाढ़ा, मतलब उसमें ज्यादा चीज घुला हुआ है, और डाइल्यूट मतलब उसमें कम चीज घुला हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि टेक, कहां तक हम लोग पढ़ लिए थे भाई, यहां तक सल्फ्यूरिक एसिड तक बात कर लिए थे ना। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कैसा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब वैसा सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूशन जिसमें कम मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड घुला हुआ है। यू शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन, और तब आप कैसा कलर का सॉल्यूशन पाएंगे, ब्लू कलर का। चूंकि नीला थोथा का नाम है ब्लू विट्रियोल, तो उसका सॉल्यूशन जब बनाइएगा तो नीला कलर का दिखेगा। चले आगे, चलो आगे अब हम लोग देखते हैं। In a test tube or the small glass bottle, drop a nail or a used shaving blade into the remaining solution। और जो बचा हुआ सॉल्यूशन है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ब्लेड, जो शेविंग ब्लेड होता है ना, उसमें डाल देंगे। अगर मान लीजिए शेविंग ब्लेड आपको नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं है, आप एक कील लेंगे और उसमें डाल देंगे। आप आगे देखेंगे क्या होता है। वेट फॉर हाफ एन आवर और सो, और आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, और 2 घंटे के लिए छोड़ दो, और उसके बाद भूल जाओ, पढ़ाई करने लगो। अब आफ्टर 2 आवर यू ऑब्जर्व, तब क्या करते हैं उसके बाद आप ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन है ना, कलर जो है उसका सॉल्यूशन का, वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा।
कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन शेप्ड सेपरेटली। और जो हम लोग सॉल्यूशन का जो पहले से सैंपल है वो अलग करके रख लिया था। हाँ, तो क्या होता है यहाँ पे देखोगे कि इसका कलर कैसा है, चेंज हुआ है। अब इसको कैसे कंपेयर करेंगे, तो देखो पहले ही हम लोग क्या किए थे कि भाई पहले वाला जो था ना कप वाला, जिस ग्लास में हम लोग रखे थे, तो सैंपल को नीला कलर वाला थोड़ा सा बचा के रख लिए, तो उसी से भाई साहब इसको देखेंगे मिला करके मैच करके क्या कि इसका कलर जो है चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका कलर चेंज हुआ है ना, और इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। चलो थोड़ा सा यहाँ पे बचा है, देख लेते हैं। देखो, चेंज इन कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ड्यू टू रिएक्शन विथ आयरन। देखो ये जो कॉपर सल्फेट है ना, इसको हम लोग ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं, और ये देखो नीले कलर में आपको दिख रहा होगा, इसको क्या है, ये कॉपर सल्फेट है। अब इसमें हम लोग क्या डाले थे, इसमें हम लोग डाल दिए थे एक आयरन का, मतलब जो हम ब्लेड डाले थे, जो सेविंग ब्लेड है, और या फिर क्या डाले थे, नेल डाले थे। तो यहाँ पे आयरन का ब्लेड दिख रहा है आपको, तो ब्लेड का कलर क्या हो गया, ब्लेड का भी कलर देखो चेंज हो गया। और जो बीकर में जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, दैट हैज बीन चेंज्ड ग्रीन। ठीक है, वो भी क्या हो गया है, उसका भी कलर चेंज होकर के ग्रीन कलर का हो गया है। तो इधर देख सकते हो यहाँ पे, और ये क्या बन गया है, आयरन सल्फेट, ग्रीन विट्रियोल बन गया है। क्या बन गया है, आयरन सल्फेट बन गया है। आयरन सल्फेट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज ग्रीन विट्रियोल ना। और देख सकते हो ब्लेड का कलर भी चेंज हो गया, उसके ऊपर कुछ दूसरे कलर का एक क्या हो, डिपोजिट आ गया है ना। चलो अब थोड़ा सा इसको समझने का कोशिश करते हैं। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? यस, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम, कहते हैं टेक आउट द नेल ओवर द ब्लेड। अब क्या कहता है, वो जो नेल या ब्लेड डाले थे उसको आप क्या करेंगे, बाहर ले आएंगे। हैज इट चेंज्ड इन एनी वे? यस, इट हैज ऑल्सो बीन चेंज्ड, इट्स कलर हैज बीन चेंज्ड ना, इसका कलर अब बदल गया है। द चेंजेस दैट यू नोटिस आर ड्यू टू अ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। ऐसा चेंज क्यों आ रहा है, जो कॉपर सल्फेट है और आयरन का जो नेल डाले हैं उसके बीच में रिएक्शन के कारण ये चेंज आ रहा है। द चेंज ऑफ, आगे बताता है कि द चेंज ऑफ, किस चीज की बात चल रही है, कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। ऐसा चेंजिंग क्यों आ रहा है भाई, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट का आयरन के साथ जो रिएक्शन हुआ है और लास्ट में क्या बना है, आयरन सल्फेट बना है, उसके चलते उसका कलर चेंज हो गया है। किससे, ब्लू से चेंज होकर के ग्रीन हो गया है। द ब्राउन डिपोजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर। क्या है, ब्राउन डिपोजिट जो हुआ है आयरन नेल पे, वो क्या है, कॉपर है। चूंकि नाउ वी डू नॉट हैव आयरन नेल ना, इन स्पाइट ऑफ आयरन नेल व्हाट वी हैव। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं इस फिगर को। देखो, वी डू नॉट हैव आयरन नेल हियर व्हाट इज, सेविंग ब्लेड। इसके ऊपर एक ब्राउन कलर का तुम कोटिंग देख सकते हो, जो ब्राउन कलर का कोटिंग है ना, दैट इज कॉपर। वो क्या है, कॉपर है, वही बात बताया गया है। चलो इसको थोड़ा सा और समझते हैं डिटेल में क्या कहा गया है कि द ब्राउन डिपोजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर अनदर न्यू सब्सटेंस। और यहाँ पे ये भी एक नए प्रकार का सब्सटेंस है। वी कैन राइट द रिएक्शन एज, और इस रिएक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको लॉक कर देता हूँ। देखिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। कॉपर सल्फेट को हम लोग CuSO4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, CuSO4 लिख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे बुक में नहीं दिया है, क्योंकि क्या है, इट इज बियॉन्ड द लिमिट ऑफ योर बुक ना। कहता है आयरन सल्फेट। अब आयरन सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। कैसा कलर होता है इसका, ग्रीन कलर होता है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं FeSO4 एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अबाउट दिस टाइप ऑफ रिएक्शन यू विल स्टडी इन क्लास 10। ठीक है, ये जो रिएक्शन है इसके बारे में आप लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो आयरन है, आयरन को हम लोग Fe से डिनोट करते हैं, और जो Fe है, Fe इज डिस्प्लेसिंग Cu फ्रॉम हियर, CuSO4 ना। और ये क्या कर रहा है, Cu को यहाँ से हटा दे रहा है, CuSO4 से मार के भगा दे रहा है, और बना क्या रहा है, FeSO4 बना दे रहा है। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ से क्या निकल रहा है, Cu इज रिलीजिंग आउट ना, और Cu यहाँ से रिलीज हो रहा है। और ये जो कॉपर है ये ब्राउन डिपॉजिट के रूप में उसके ऊपर एक लेयर बना रहा है। आगे चलो, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एक्टिविटी 6.8। देखो ये क्या है, 6.8 एक्टिविटी है हमारे पास, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। कहता है टेक अबाउट अ टीस्पून ऑफ द विनेगर इन टेस्ट ट्यूब। एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब आपको लेना है और उसमें क्या डालना है, विनेगर। अब आप पूछेंगे कि विनेगर कहाँ से मिलेगा सर, तो आप फास्ट फूड चाउमीन वाले के दुकान पे जाएंगे और उसको बोलेंगे कि थोड़ा विनेगर दिखाओ भाई, तो आपको विनेगर दिखा देगा। या फिर किसी ग्रोसरी शॉप में जाएंगे एंड यू कैन आस्क फॉर द विनेगर, तो आपको विनेगर दे देगा। ठीक है, कहता है कि इसमें टेबल स्पून ऑफ विनेगर क्या डालना है, डाल देना है इसमें। आगे देखो, कहता है एड अ पिंच ऑफ द बेकिंग सोडा टू इट, और बेकिंग सोडा का एक पिंच भी इसमें डाल देना है। किसमें, विनेगर में ना।
व्हाइट कलर का विनेगर का पहले सॉल्यूशन बना लेंगे और उसमें बेकिंग सोडा मतलब जो खाने का सोडा है उसको भी थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों के बीच में क्या होगा, नाउ रिएक्शन विल स्टार्ट, ठीक है, और रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और क्या होगा, यू वुड हियर अ हिसिंग साउंड। आप लोगों को ऐसे आवाज, जब कोको कोला का जो होता है ना या पेप्सी का जो बोतल है उसको, सॉफ्ट ड्रिंक का, जब उसको हम लोग ओपन करते हैं तो कैसा आवाज आता है, हिसिंग साउंड आता है, ऐसे आवाज आता है ना। तो इसी तरह का वहां पे भी साउंड आएगा जब तुम लोग दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, तब देख सकते हो उसको। एंड सी बबल्स ऑफ अ गैस कमिंग आउट, वहां से क्या होगा, गैस का बबल निकलने लगेगा। क्लियर है यहां तक? पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। अब ये लाइम वाटर क्या है भाई, लाइम वाटर की यहाँ पे बात चल रही है, चूने का पानी। लाइम वाटर क्या है, चूने का पानी। जो चूना हम लोग घर में पुताई के लिए यूज करते हैं ना, उसको क्या करते हैं, वो कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको जब हम लोग पानी में घोल देते हैं वाटर में तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है और उसी पानी को जब हम लोग थोड़ा सा निथार लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड लाइम वाटर। और ये जो यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है किसके किसके बीच में, विनेगर और बेकिंग सोडा के बीच में, वो जो रिएक्शन हुआ है उसको हम लोग किस में डाल रहे हैं, लाइम वाटर से। उससे जो गैस रिलीज हो रहा है उस गैस को जब लाइम वाटर में डालेंगे तो कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू द लाइम वाटर, तो उसमें लाइम वाटर का क्या होता है इसके बारे में अब हम लोग, हाँ तो स्टूडेंट क्या होता है यहाँ पे, टेस्ट ट्यूब के कलर में चेंजिंग आ जाता है, ठीक है। चलो उसको देखते हैं क्या चेंजिंग आता है। उससे पहले थोड़ा सा ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग समझ लेते हैं। कहता है हमारे पास है विनेगर। विनेगर को एक और नाम से जाना जाता है, विनेगर इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ एसिटिक एसिड। विनेगर को किस नाम से जाना जाता है भाई साहब, विनेगर को जाना जाता है एसिटिक एसिड के नाम से। और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बेकिंग सोडा के साथ। जो खाने वाला सोडा है, खाने वाला जो सोडा होता है उसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, NaHCO3 के नाम से जाना जाता है ना। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं विनेगर और बेकिंग सोडा तो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंस। इसमें एक गैस निकलता है भाई साहब, उसका नाम है CO2 और साथ में क्या निकलता है, कुछ अदर सब्सटेंस, कुछ दूसरे सब्सटेंस भी फॉर्म होते हैं। कहता है द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है इस रिएक्शन में, इसको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग पहले से बना के रखे हैं, क्या क्या बना के रखे हैं बताइए, लाइम वाटर, ठीक है। लाइम वाटर जो हम लोग बना के रखे हैं, इस लाइम वाटर में इस CO2 को क्या किया जाता है, लाया जाता है, डाला जाता है। तो आगे कहता है द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलोज। अब उसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा आगे बताया गया है कि जो ये है इसके बीच में रिएक्शन होगा तो क्या होगा। देखो यहाँ पे बताया गया है ना, ये दो के बीच में रिएक्शन हो रहा है, विनेगर और बेकिंग सोडा के बीच में। विनेगर और बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करके क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। और एक पाइप के सहारा से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको दूसरे टेस्ट ट्यूब में लाया गया है और ये वाला जो टेस्ट ट्यूब है इसमें क्या है, लाइम वाटर है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का बबल है यहाँ पे लाके गिर रहा है। तो इसके बाद क्या हो रहा है उसकी स्टोरी अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ लाइम वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और एंड जो ये लाइम वाटर है इसको हम लोग CaOH होल 2 मतलब या 2 लिख सकते हैं, ठीक है, CaOH2। अब ये दोनों का क्या होता है, जब रिएक्शन होता है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ लाइम वाटर व्हाट हैपेंस, इट मेक्स कैल्शियम कार्बोनेट। पहला क्या प्रोडक्ट बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, मतलब CaCO3 एंड सेकेंड प्रोडक्ट विल बी वाटर, क्या बनाएगा, H2O। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। अब देखो आगे क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लाइम वाटर में जब हम लोग बुलबुले के रूप में बुड़काएंगे, ऐसे ऐसे खुड़कुड़ खुड़कुड़ करेगा तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म। तो सबसे पहला चीज तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। और आगे क्या कहता है, विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। ये जो लाइम वाटर है इसके कलर को कैसा चेंज कर देता है, एकदम दूधिया बना देता है, कैसा, व्हाइट कलर का, मिल्की व्हाइट बना देता है। क्लियर है। चलो द टर्निंग ऑफ द लाइम वाटर इनटू द मिल्की इज ए स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। और यही टेस्ट है किसके लिए, कि इस रिएक्शन में क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। अगर जो क्या यहाँ पे है, लाइम वाटर में अगर गैस पास किया जाए और वो गैस उसके कलर को चेंज करके मिल्की कर दे तो समझना चाहिए कि वो गैस कौन सा है, दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड ना। यहां तक क्लियर है। आगे चलो देखो क्या बताया गया है। कहता है यू विल use it in chapter 10 to show that the air we breathe out in is rich in carbon dioxide। और यही जो अभी हम लोग रिएक्शन यहाँ पे दिखाए हैं ना, the same reaction will be used in chapter 10 to show that during breathing what we release out carbon dioxide। वहाँ पे भी हम लोग सेम चीज देखेंगे कि जब हम लोग क्या करते हैं, श्वसन करते हैं तो उस समय हमारे नाक से, यहाँ से क्या होता है, नोस्ट्रिल से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। आगे देखो, इन एक्टिविटी 6.6 एंड 6.8 you saw that in each
चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस वी आर फॉर्म्ड। ये जो दोनों अभी हम लोग एक्टिविटी किए, इस दोनों एक्टिविटीज में हम लोग क्या ऑब्जर्व किए कि इसमें कोई ना कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। इन एक्टिविटी 6.6 द एस वाज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम वाज बर्न्ट इन एयर। जब मैग्नीशियम को जब हम लोग हवा में जलाए थे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, दैट वाज अ न्यू सब्सटेंस। और कहता है इन एक्टिविटी 6.7 द रिएक्शन ऑफ द कॉपर सल्फेट विद आयरन प्रोड्यूस्ड आयरन सल्फेट एंड कॉपर। ये दोनों जो रिएक्शन है इसमें कोई ना कोई नया सब्सटेंस क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंसेस। कॉपर वाज डिपोजिटेड ऑन द सेविंग ब्लेड ऑफ आयरन। अभी हम लोग पढ़े थे ना कि सेविंग ब्लेड ऑफ आयरन के ऊपर क्या डिपोजिट हो गया था, ब्राउन कलर का कॉपर का कोटिंग आ गया था। इन एक्टिविटी 6.8 और जो एक्टिविटी 6.8 था, विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन विनेगर रिएक्ट्स विथ what baking soda, it produced what, it produced carbon dioxide, that was also a new product। ठीक है, आगे देखो, which turned lime water milky। और वो क्या किया, जो कार्बन डाइऑक्साइड था लाइम वाटर को कैसा बना दिया, मिल्की बना दिया, मतलब दूधिया बना दिया। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन? यस वी कैन वेरी इजिली सी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ है ना। चलो आगे देखो क्या लिखा जा रहा है। आगे तुमको केमिकल चेंज का, जब इतना सारा हम लोग रिएक्शन पढ़ लेते हैं, आफ्टर दैट वी कैन वेरी इजिली कंक्लूड केमिकल रिएक्शन की केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो ये कहा यहाँ पे बताया गया है केमिकल रिएक्शन के बारे में कि अ चेंज इन विच वन ओवर मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। कोई वैसा चेंज जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस फॉर्म हो उसको हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। और कहता है केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। और जहां पे कोई केमिकल चेंज होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, केमिकल रिएक्शन। तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। आगे बताता है केमिकल चेंजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स। हम लोगों के जीवन के लिए भी केमिकल चेंज क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत क्या है, जरूरी है। ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। जितना भी नया चीज सब्सटेंस बनता है ना, दैट इज ड्यू टू केमिकल चेंज। क्लियर है यहां तक? चलो थोड़ा सा अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो बहुत सारा केमिकल चेंजेस होता है हमारे बॉडी में या हमारे आसपास, उसके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, राइपनिंग। अब देखो हम लोगों के बॉडी में जो डाइजेशन होता है ना, डाइजेशन इज द टाइप ऑफ केमिकल चेंज। ठीक है, आगे कहता है राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, जो फल का पकने का जो प्रक्रिया है ना, दैट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। नाउ फर्मेंटेशन, यू माइट हैव हर्ड अबाउट फर्मेंटेशन। व्हाट इज दिस? फर्मेंटेशन क्या होता है? ये जो है चीनी का मतलब शर्करा, चीनी मतलब शुगर का किस चीज में कन्वर्जन है, एल्कोहल में। तो ये जो प्रोसेस है ये भी एक तरह का क्या है, केमिकल चेंज है। एंड नाउ दिस इज इनफ एक्सेट्रा लिखा हुआ है ना। आगे देखो, हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेज। और ये जितनी सारी प्रक्रियाएं हैं किसके चलते हो रही है, ड्यू टू केमिकल चेंजेज। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, अ मेडिसिन इज द इंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो हम लोग मेडिसिन खाते हैं ना, वो भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही इंड प्रोडक्ट होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं लेते हैं कोई बीमारी हो जाने के बाद। ठीक है, आगे देखो, कहता है कि यूजफुल न्यू मटेरियल्स सच एज द प्लास्टिक्स एंड द डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन। जो प्लास्टिक और डिटर्जेंट हम लोग यूज करते हैं दैट इज ऑल्सो फॉर्म्ड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेज। हम लोग जितना भी सामान देखते हैं ना अपने आसपास, जितने भी चीज़ों को यूज करते हैं, वो सारा क्या होता है, केमिकल चेंज के बाद ही बनता है। वी हैव सीन दैट, अब हम लोग देख चुके हैं, वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल चेंज। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो क्या होता है, एक या एक से अधिक सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। अभी हम लोग पीछे जितना भी केमिकल चेंज हुआ उसमें देखे हैं ना मेरे प्यारे बच्चों। कहता है इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग में एक्कम्पनी अ केमिकल चेंज। जब केमिकल चेंज होगा मतलब जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें एक या एक से अधिक नया सब्सटेंस तो बनेगा ही, उसके साथ और क्या क्या होता है, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। एक एक करके थोड़ा सा हम लोग इस लिस्ट को चेक करते हैं। सबसे पहला नंबर कहता है हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन अल्ट्रावायलेट फॉर एग्जाम्पल में बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब्ड। जब भी कोई केमिकल चेंज होगा या केमिकल रिएक्शन होगा तो वहाँ पे या तो हीट निकल सकता है या कोई लाइट निकल सकता है या कोई तरह का रेडिएशन निकल सकता है जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब, या तो बाहर निकलेगा या फिर वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा
केमिकल रिएक्शन में। आगे देखो साउंड, अब इसका मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, ठीक है। जैसे कोई पेपर है, पेपर को जब तुम लोग क्या करते हो, जलाते हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और साथ ही साथ उसमें हीट प्रोड्यूस होता है, लाइट भी प्रोड्यूस होता है जलने के बाद, होता है ना, दैट इज अ केमिकल चेंज। तो ये होता है। आगे देखो, अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ। देखो जो स्मेल है वो रिएक्शन के बाद क्या होता है, स्मेल बदल सकता है, क्या कोई नए तरह का स्मेल निकल सकता है। अ कलर चेंज में टेक प्लेस, कलर भी चेंज हो सकता है, जैसा कि हम लोग कहाँ पे देखे, कॉपर सल्फेट और फेरस सल्फेट वाले जो रिएक्शन हुए थे उसमें हम लोग देखे। आगे देखो, कहता है गैस में भी फॉर्म, अभी हम लोग कागज का टुकड़ा जलाए तो उसमें एक गैस निकला कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज, इसको हम लोग देख चुके हैं। बर्निंग ऑफ कोल वुड और लीव्स इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, कागज का मैं एग्जांपल दी वो भी एक केमिकल चेंज है। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज, बर्निंग इज ऑलवेज accompanied बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। किसी भी चीज को हम लोग जब जलाते हैं तो क्या होता है, उससे हीट निकलता है, और कोई भी चीज को जलाना क्या है, एक केमिकल चेंज है। अब यहाँ पे देखो आगे क्या बताया गया है, कहता है कि एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क इज अ केमिकल चेंज, जब आप लोग फायर क्रैकर्स जलाते हैं दैट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूसेस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैसेज। जब हम लोग क्या जलाते हैं, पटाखा जलाते हैं ना, तो उसमें क्या निकलता है, हीट, लाइट, गैस निकलता है, और साथ ही क्या होता है भाई, बहुत सारे अनप्लीजेंट गैस निकलते हैं जो पॉल्यूशन के कारक होते हैं। आगे देखो, कहता है और वो एटमोस्फियर को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। दैट इज वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विथ फायरवर्क्स, इसलिए हम लोगों को कोई भी फायरवर्क्स के साथ खेलना नहीं चाहिए। व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड, जब भोजन हम लोगों का क्या हो जाता है, बासी हो जाता है, दूषित हो जाता है, सड़ने लगता है, इट प्रोड्यूसेस अ फाउल स्मेल, तो उससे बहुत गंदा बदबूदार क्या आता है, बदबू आता है, और क्या आएगा, सेल भी कॉल दिस चेंज अ केमिकल चेंज, क्या इसको हम लोग केमिकल चेंज के नाम से बुला सकते हैं, यस वी कैन कॉल इट केमिकल चेंज, ठीक है, बिकॉज चेंजेस इज हैपनिंग हियर ना। कर यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट अ स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर्स ब्राउन कलर इफ इट इज नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली। आप लोग देखे होंगे कि जब एप्पल को आप लोग क्या करते हैं, स्लाइस बना करके उसका रख देते हैं, किसके लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, तो उस समय क्या होता है, वो जो एप्पल है अगर उसको हम लोग नहीं खाए, किसी काम में लगे, तो कुछ देर के बाद उसके ऊपर से एक ब्राउन कोटिंग आ जाता है, दैट इज ऑक्साइड, वो क्या है, ऑक्साइड है। तो ये क्या है, दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। इफ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर सम टाइम। अगर आप लोग नहीं देखे तो एक एप्पल को क्या कर सकते हैं, काट करके और कुछ समय के लिए उसको छोड़ सकते हैं, और उसके ऊपर देख सकते हैं कि ये क्या है, भूरे कलर का कोटिंग आ जाएगा। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल। आप क्या करते हैं, भिंडी के साथ भी या फिर पोटैटो आलू के साथ भी इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं। द चेंज ऑफ द कलर इन दीज केसेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। ऐसा चेंज क्यों हो रहा है, वहां पे ऑक्साइड बन रहा है या कोई नया सब्सटेंस बन रहा है जिसके चलते चेंज आ रहा है। आर नोट दिस चेंजेस chemical changes? Yes, these all are chemical changes. In chapter 5 you neutralized an acid with a base। देखो चैप्टर 5 का मैं वीडियो बनाया हूं, उसको जाकर के देख लेना, ठीक है। एसिड क्या करता है, बेस को न्यूट्रलाइज करता है। इस तरह का जो केमिकल रिएक्शन होता है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन अ केमिकल चेंज, यस इट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। कहता है अ प्रोटेक्टिव शील्ड। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि प्रोटेक्टिव शील्ड क्या है भाई। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द ओजोन लेयर। आप लोगों ने ओजोन लेयर के बारे में सुना है। हम लोगों के एटमॉस्फेयर में क्या है, ओजोन का एक लेयर है ना हम लोगों के एटमॉस्फेयर में। कहता है इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये हम लोगों को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता कहाँ से है, सन से। सन रेस में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं, उससे ये क्या करता है, हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है। ओजोन एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन एंड ब्रेक्स डाउन द ऑक्सीजन। जो ओजोन होता है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओजोन इज O3 होता है। जब इस पे क्या होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ते हैं, तो ये किस चीज में कन्वर्ट होता है, O2 + O, ये टूटते रहता है ना ऑक्सीजन में। तो आगे कहता है कि ब्रेक्स डाउन टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। ओजोन से ऑक्सीजन अलग होता है ना। ओजोन का केमिकल फॉर्मूला क्या है, O3 है। कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ओजोन अ केमिकल चेंज? यस इट इज ऑल्सो अ
केमिकल चेंज। आगे देखो, इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वी आर नॉट ऑब्जर्व्ड बाय द ओजोन इट वुड रीच द अर्थ सरफेस एंड कॉज हार्म टू अस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स। अगर ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है इसको नहीं चेक किया गया, इसको अगर नहीं रोका गया तो ये अर्थ के सरफेस पे, हमारे धरती पे पहुंचेगा एंड कॉज हार्म टू अस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स। तो हम लोगों को तो ये नुकसान पहुंचाएगा ही और दूसरे जीव जंतुओं को भी क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। आगे कहता है ओजोन एक्ट्स एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन। और ये जो ओजोन है, ये क्या करता है, एक शील्ड की तरह हमारे अर्थ के ऊपर से एक शील्ड की तरह काम करता है और ये रेडिएशन को नीचे आने से रोकता है। यहां तक आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से। चलो आगे देखते हैं तुम्हारे बुक में क्या दिया गया है। यहाँ पे देखो, बूझो कुछ पूछ रहा है। वी लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यू माइट हैव लर्नड आल्सो फोटोसिंथेसिस इज आल्सो अ केमिकल चेंज वेयर carbon dioxide reacts with what, water and forms glucose. That's why that is also a chemical change ना, वहां पे भी कुछ नया चीज बन रहा है, इसलिए वो भी एक क्या है, एक केमिकल चेंज है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रस्टिंग ऑफ आयरन। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। पहले भी मैं अभी रस्टिंग के बारे में पढ़ चुका हूं, ठीक है, या आप लोग भी पढ़ चुके हैं। अब चलो हम लोग इसको क्या करते हैं, फिर से पढ़ते हैं। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज देम। ये क्या करता है, आयरन को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है और लास्ट में आयरन को बर्बाद कर देता है। ये आयरन की बीमारी के जैसा है ना, जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। वैसे ही आयरन को धीरे धीरे क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है और गला करके, सड़ा करके खत्म कर देता है। कहता है कि सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिज, जो आयरन है उसको बड़े बड़े पुल के निर्माण के लिए यूज किया जाता है, शिप्स, बड़े बड़े पानी के जहाज को बनाने के लिए, कार्स, ट्रक्स, बॉडीज एंड मेनी अदर आर्टिकल्स, ट्रेन्स में भी तो यूज होते हैं। तो बहुत सारे सामानों को बनाने के लिए इसका आयरन का उपयोग होता है। द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू द रस्टिंग इज ह्यूज। और क्या होता है, इन सारे सामान का जो क्षरण होता है, धीरे धीरे ये क्या होते हैं, बर्बाद होते हैं ड्यू टू रस्टिंग। इससे क्या होता है, बहुत अधिक मॉनेटरी लॉस होता है, मतलब हम लोगों को धन की क्या होती है, हानि होती है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब जो रस्टिंग का प्रोसेस है उनको हम लोग किस इक्वेशन से दर्शा सकते हैं, यहाँ पे देखो उसके लिए एक इक्वेशन दिया गया है। दिस इज आयरन, आयरन इज रिप्रेजेंटेड बाय Fe एंड नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय O2 फ्रॉम द एयर प्लस वाटर प्लस H2O। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो जो आयरन है ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा एंड दैट विल फॉर्म रस्ट। रस्ट इज ऑल्सो नोन एज आयरन ऑक्साइड ना। यहाँ पे देखो Fe2O3 दिया हुआ है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड बनते हैं। ये तीनों चीज आपस में मिलकर के आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर क्या बनाता है, रस्ट का निर्माण करता है। कहता है फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज इसेंशियल। तब तक रस्टिंग नहीं हो सकता है जब तक ये तीनों चीज ना हो। पहला क्या, पहले तो रस्टिंग के लिए आयरन होना बहुत जरूरी है, उसके बाद ऑक्सीजन होना जरूरी है, उसके बाद वाटर जरूरी है और वाटर वेपर, अगर पानी नहीं है तो वाटर वेपर होना चाहिए। क्लियर है वहां पे। चलो, इनफैक्ट इफ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इज एयर इन इज हाई। देखो आगे क्या कहता है, थोड़ा सा इस लाइन को फिर से मैं पढ़ देता हूं। इनफैक्ट इफ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज हाई, अगर मॉइस्चर बहुत ज्यादा मात्रा में अगर कहां पे, हवा में है, विच मीन्स इफ इट इज मोर ह्यूमिड रस्टिंग बिकम्स फास्टर। अगर हवा में क्या है, पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, बूंद अगर ज्यादा मात्रा में है तो रस्टिंग बहुत तेजी के साथ होगा। यहाँ पे यही कहा गया है। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, हम लोग रस्टिंग से कैसे किसी सामान को, लोहे के सामान को बचा सकते हैं। प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। हम लोग सबसे पहले तो रोक सकते हैं कि जो क्या है, आयरन है, या तो हवा और पानी के संपर्क में ना आए तो रस्टिंग रुक जाएगा, या फिर दोनों के संपर्क में ना आए। चलो देखो, वन सिंपल वे इज टू अप्लाई अ कोट ऑफ द पेंट और ग्रीज। एक सबसे सिंपल सा तरीका है कि हम लोग आयरन के ऊपर क्या करते हैं, ग्रीज लगा देते हैं, ठीक है, या फिर उसके ऊपर कोई पेंट लगा देते हैं। देख तुम, आयरन का जितना भी बना हुआ कोई भी चीज होता है उसके ऊपर क्या किया हो रहता है, पेंट किया हो रहता है। तो इससे क्या होता है, वो वाटर एंड एयर के कॉन्टेक्ट में नहीं आता है और उस पर रस्टिंग नहीं होती है। इनफैक्ट दिस कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। और ये जो कोटिंग है, जैसे ही कोटिंग उतरने लगे तो फिर से हम लोगों को उसके ऊपर पेंट कर देना चाहिए। Another way is to deposit a layer of a metal like the chromium or zinc on आयरन। अब देखो क्या होता है कि जो बहुत बड़ा बड़ा ब्रिज है उस पर हम लोग बार बार नीचे से क्या नहीं कर सकते, पेंट तो कर नहीं सकते। तो उसके लिए क्या करते हैं कि आयरन के ऊपर जो जिस समय उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है उसी समय उसके ऊपर जो है कुछ मेटल्स का डिपॉजिट, मतलब एक लेयर हम लोग चढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे वो कौन सा मेटल होगा, दैट मे बी आइदर
क्रोमियम और जिंक, ठीक है। क्रोमियम या जिंक का हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर एक कवर चढ़ा देते हैं, किसके ऊपर, आयरन के ऊपर, तो वो क्या हो जाता है, लस्ट्रस हो जाता है, बहुत चमकीला दिखने लगता है, ठीक है। ओ दैट इज व्हाई माय फ्रेंड रीता इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट आयरन आर्टिकल्स रस्टिंग सो फास्ट। ये आयरन आर्टिकल हमेशा रस्ट करते रहता है। पहली अब समझ रही है, इतने देरी से मैं कहानी समझा रहा हूँ, अभी इसको समझ में आ रही है जैसे आप लोगों को आ रही है। सी लिव्स नियर द कोस्ट, चूंकि वो क्या कहाँ पे रहती है, समुद्र के किनारे रहती है ना। अभी समझते हैं। अब देखो, जो हम लोग अभी जो पढ़ रहे थे, क्या हम लोग पढ़ रहे थे कि जो आयरन है उसको रस्टिंग से बचाने का दूसरा तरीका क्या है कि उसके पास किसी मेटल का हम लोग उसके ऊपर से कोटिंग कर देते हैं, जैसे क्रोमियम या जिंक का। तो यहाँ पे वही चीज आगे बताया गया है कि दिस प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। इस प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। क्या, आयरन के ऊपर जिंक का जो लेयर चढ़ाया जाता है, लेयर चढ़ाने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये आप लोगों से बहुत बार पूछा गया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गैल्वेनाइजेशन? यू विल गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाउ यू विल गिव आंसर? दिस प्रोसेस मतलब द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। चलो आगे देखते हैं क्या कहता है। द आयरन पाइप्स वी यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। जो हम लोग अपने घर में आयरन का पाइप यूज करते हैं ना, वो उसके ऊपर से क्या चढ़ा हुआ है, जिंक का एक कोटिंग चढ़ा हुआ है, मतलब गैल्वेनाइज्ड है, इसलिए उस पर क्या नहीं लगता है, रस्ट नहीं लगता है। यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ द आयरन एंड अ पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर। जो पानी में चलने वाला जहाज होता है ना, वो किस चीज से बना होता है, लोहे से बना होता है, और उसको किस में रहना होता है भाई, पानी में ही हमेशा रहना होता है। ऑन द पार्ट above water also water drops keeps clinging टू द शिप्स आउटर सरफेस। क्या होता है, शिप में तो हर जगह, चूंकि पानी में है तो पानी का छींटा तो प्रत्येक जगह से उस पर पड़ते रहता है। मोर ओवर द वाटर ऑफ द सी कॉन्टेंस मैनी सॉल्ट। और जो वाटर होता है ना, सी सॉल्ट इज, आप तो समझ ही रहे हैं, सी वाटर इज सॉल्टी। जो समुद्र का पानी होता है वो कैसा होता है, सॉल्टी इन नेचर, वो नमकीन होता है, खारा होता है पानी। और नमकीन वाटर जो होता है ना, दैट ऑल्सो हेल्प्स इन what rusting। कहता है द सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ द रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो किसमें, सी वाटर में, मतलब सॉल्टी वाटर में बहुत तेज हो जाता है। देयरफॉर शिप सफर अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग। इसी के चलते क्या होता है, जो समुद्र के जो जहाज होते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में रस्ट लगता है, जबकि उसके ऊपर क्या किया हुआ रहता है, पेंट चढ़ाया हुआ रहता है, पेंटेड रहता है वो। आगे कहता है so much so that yes then we are going to study about crystallization। अभी हम लोग क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है ना, बिफोर स्टडिंग अबाउट दिस व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्रिस्टल्स, ठीक है। क्रिस्टल्स आप देखे हैं, कब देखे, आपके घर में नमक होगा ना, जो नमक हम लोग भोजन में यूज करते हैं, दैट इज क्रिस्टल, ठीक है। और उसी के बारे में हम लोग अभी, उसी तरह के क्रिस्टल्स के बारे में अभी हम लोग स्टडी करेंगे कि क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा कैसे क्रिस्टल फॉर्म होते हैं। इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी। देखो जो समुद्र का पानी होता है ना, उसको बड़े बड़े गड्ढों में एकत्र कर लिया जाता है, एंड आफ्टर इवेपोरेशन ऑफ व्हाट, वाटर, सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड। और जो उसमें जो गड्ढे में पानी किया जाता है स्टोर, वो क्या होता है, उस पर सनलाइट पड़ता है और इवेपोरेट होकर के वो जो वाटर है वहाँ पे क्या बच जाता है, सिर्फ सॉल्ट बच जाता है ना। तो इस तरह से हम लोग सॉल्ट का क्रिस्टल क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। आगे कहता है द सॉल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज नॉट प्योर एंड द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली। इस तरह से जो सॉल्ट बनता है ना, उसके जो क्रिस्टल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और उनको क्लियरली देखा नहीं जा सकता है। कहता है हाउएवर, आगे बोला गया हाउएवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी। अब जो लार्ज क्रिस्टल है प्योर सब्सटेंस का, उसको क्या किया जा सकता है, फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से मतलब किसी भी सब्सटेंस का जो सॉल्यूशन है उससे लार्ज क्रिस्टल को फॉर्म किया जा सकता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन का देखो यहाँ पे डिफिनीशन बहुत अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, बट आई हैव ऑलरेडी रिटन इट, ठीक है। मैं इसको लिख के रखा हूँ, आप यहाँ पे देखिए व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन। आप क्या करेंगे, ये जो क्रिस्टलाइजेशन है ना, इसको आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और रख लेंगे, क्योंकि आपके क्लास के लेवल का, स्टैंडर्ड का, क्लास 8 के स्टैंडर्ड का ये क्या लिखा हुआ है, डिफिनीशन लिखा हुआ है ना। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न डिफरेंट डिफिनीशन। चलो देखते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब किसी भी सब्सटेंस के सॉलिड क्रिस्टल को फॉर्म करने की जो विधि है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन ना, उसी को क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं, सुन लीजिए। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स ऑफ अ सब्सटेंस।
क्लियर है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो किसी भी सब्सटेंस का जो सॉलिड क्रिस्टल का फॉर्मेशन किया जाता है जिस प्रोसेस से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। कॉशन, यूजुअली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बी केयरफुल व्हाइल बॉइलिंग वाटर। ठीक है, ये जो काम करने जा रहे हैं इसमें हमेशा ध्यान रखना है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कहने का तात्पर्य डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में आप लोगों को समझा चुका हूं क्या होता है। टेक ए कप फुल ऑफ द वाटर इन अ बीकर एंड एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कहता है कि आप लोगों को एक कप में पानी लेना है भर के, और उसमें क्या करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है। हीट द वाटर, और उसके बाद पानी को क्या करना है, बॉयल करना है, गर्म करना है। व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली वाइल स्टीयरिंग। देखो क्या करेंगे, जब एक हम लोग क्या करते हैं बीकर में, इस तरह से बीकर में क्या करते हैं, पानी ले लेते हैं, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, और उसमें फिर क्या डालते हैं, कॉपर सल्फेट डालते हुए उसको क्या करते हैं, स्टीयर करते हैं। इस तरह से हम लोग घोलते हैं। कहता है फिल्ट, आगे कहता है कि कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजोल्व। और तब तक उसमें इस तरह से कॉपर सल्फेट पाउडर को घोलते रहना है जब तक उसमें और ज्यादा कॉपर सल्फेट न घुलने लगे। ठीक है, मतलब जब क्या कॉपर सल्फेट घुलना बिल्कुल बंद हो जाए। फिल्टर दो सॉल्यूशन, और उसके बाद क्या करते हैं, सॉल्यूशन को हम लोग फिल्टर कर देते हैं। अलाउ इट टू कूल, और उसके बाद सॉल्यूशन को चुपचाप कहीं पे हम लोग रख देते हैं कोने में, और उसमें एक धागा को ऐसे पेंसिल से बांध करके एक धागा को लटका देते हैं। ठीक है, और उसको चुपचाप से ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन यू विल ऑब्जर्व दैट सॉल्यूशन यू कैन सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। तो उस सॉल्यूशन में आप लोग उस धागे पे लगे हुए कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को देख सकते हैं। ब्लू कलर का आपको बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल दिखेगा वहां पे। यही प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन का। इस तरह से एक बात हम छूट गया है थोड़ा सा पीछे में, थोड़ा सा इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या छूटा है, देखो ये ब्लू पट्टी में दिया हुआ था, इसको हम लोग क्या कर दिए, स्किप कर गए, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। व्हाट इज रिटन हियर, स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग। देखो एक स्टेनलेस स्टील होता है, आप लोग देखते हैं ना, जो आप लोगों का क्या होता है, चक्कू जो होता है घर पे यूज होता है, या फिर बहुत सारा और सामान होता है, ब्लेड, सेविंग ब्लेड वगैरह पे क्या लिखा रहता है, वहां पे लिखा रहता है स्टेनलेस स्टील। आखिर ये स्टेनलेस स्टील होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं प्यारे बच्चे लोग। ये जो स्टेनलेस स्टील होता है ना, ये मिक्सचर होता है, किस किस चीज का मिक्सचर होता है। इसमें सबसे पहला होता है आयरन विथ कार्बन, और इसमें क्या मिला होता है, कार्बन एंड मेटल्स लाइक द क्रोमियम, निकेल एंड मैग्नीज। ठीक है, तो ये इतने सारे क्या होते हैं एलिमेंट के मिक्सचर से क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील बनता है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। एंड स्टेनलेस स्टील इज रस्ट फ्री, तो स्टेनलेस स्टील जो होता है उस पर रस्ट नहीं लगता है किसी तरह का, उस पर क्या चित्ती वगैरह नहीं लगता है, उससे फ्री रहता है। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, हम लोगों का जो ये चैप्टर है ये करीब करीब खत्म हो चुका है। थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है। यू हैव लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज फिजिकल और द केमिकल चेंज। इस तरह से हम लोग फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। आपके आसपास जितना भी फिजिकल और केमिकल चेंज होता है आप उसका एक लिस्ट बना सकते हैं, और अब आप दूसरे को भी समझा सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, और कमेंट करके बिल्कुल बताएंगे कि सर का ये जो क्लास था आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।